नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 3 हल करने वाले हैं। टोटल 25 बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण के ऑल जो आपका सिलेबस है यहां से प्रश्न बनाए गए हैं। तो ये पेपर आपके रीट प्री के लिए और साथ ही जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, सीईटी का या अन्य कोई जो शिक्षक भर्तियां होती है या अन्य दूसरी कोई भर्तियां होती है, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से हम हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना और जेब में हाथ डालना। देखो यहाँ पर ऊपर अर्थ दे रखा है शीघ्र नष्ट हो जाना। तो शीघ्र नष्ट हो जाना जिस विकल्प में इससे संबंधित मुहावरा है वो कौन सा है? ओस का मोती होना। जैसे ओस का जो मोती होता है थोड़ी सी देर में ही वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इसका अर्थ निकलता है साथियों। तो ओस का मोती होना मतलब शीघ्र नष्ट हो जाना। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उदाहरण के लिए बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए या अभिवादन के लिए। साथियों सभी को बता दूं कि यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या रीट प्री की तैयारी कर रहे हो लेवल 1 या लेवल 2 के लिए, तो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके एक जो लिंक है उस पर क्लिक करके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 का कोर्स अभी अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको हस्तलिखित नोट्स मिल रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग। साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैराथन टेस्ट भी इसमें आपको दिए जाएंगे। और साथियों संपूर्ण भाग से जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है या संस्कृत है, पर्यावरण है, गणित है, साइकोलॉजी है या लेवल 2 के लिए जो सोशल साइंस सामाजिक है या फिर विज्ञान गणित है, इनके पूरे भाग के टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। फीस बिल्कुल नाम मात्र की रखी गई है। 1 महीने का रिचार्ज जो होता है उससे भी कम फीस है साथियों, जो कि वैलिडिटी इसकी 1 वर्ष है। तो आप अगर निश्चित रूप से रीट प्री या रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा। देखो दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। लाघव चिन्ह का जो प्रयोग है वो उदाहरण के लिए या त्रुटि सुधार के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक फूलों की माला लाइए में किस तरह की अशुद्धि है? अनियमित क्रिया संबंधी अशुद्धि है या पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है या वचन संबंधी अशुद्धि है? तो देखो वाक्य दे रखा है एक फूलों की माला लाइए। तो भाई एक फूलों की माला होती है क्या? फूलों की एक माला होती है, मतलब इसमें पदों का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तीसरे प्रश्न में भी आपके दूसरा ही विकल्प सही आंसर होगा। भाई होना क्या चाहिए? फूलों की एक माला लाइए, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए था। तो सेकंड विकल्प तीसरे प्रश्न का भी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा चौथे प्रश्न को, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य जो नहीं है वो कौन सा है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, प्रमोद ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, और चौथा है यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। को पहला विकल्प अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन विकल्पों को अगर हम देखें तो पहला विकल्प कह रहे हैं बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो साथियों किंतु से अगर वाक्य जुड़े हुए हैं तो फिर वो मिश्र का उदाहरण नहीं होता है। वो किसका उदाहरण होता है? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। अर्थात आपके पहला ही जो विकल्प है ये मिश्र वाक्य नहीं है। तो चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही रहेगा। बाकी जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ये सारे ही मिश्र वाक्य के उदाहरण है। आपको बता दूं कि अगर दो वाक्यों के बीच में की शब्द आ रहा है, किसे जुड़ रहे हैं, तो हमेशा मिश्र का उदाहरण रहेगा। जो, वह, तब, जब, इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो हमेशा मिश्र के उदाहरण होते हैं।
तो पहला ही विकल्प चौथे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? पूर्ण भूतकाल, मैं अपना काम कर रहा था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम किया और मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो लग गया आपके आने पर, ये पूर्ण भूतकाल नहीं है। मैं अपना काम कर रहा था मतलब पहले की बात, लेकिन अपने को पता नहीं कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये भी पूर्ण नहीं रहेगा, पूर्ण में चला जाएगा। मैं तो कब का अपना काम कर चुके थे बिल्कुल, तो फिर ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। बाकी मैंने अपना काम किया, अब कब किया, पहले किया या अभी किया? अभी किया तो आसन, पहले किया तो पूर्ण, लेकिन पता नहीं चल रहा है तो फिर ये सामान्य का उदाहरण है। तो साथियों विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा छठे प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। देखो, एक वचन बहुवचन की बात की जा रही है। वचन जोड़ा का मतलब हिंदी में एक वचन बहुवचन होते हैं, द्विवचन तो होता ही नहीं है। तो देखो, अगर बात करें तो छात्र का छात्रगण होगा भाई, छात्र एक वचन, छात्रगण बहुवचन। धेनु धेनुएं, ये भी एक वचन बहुवचन में सही है। अब पहला या चौथा कौन से विकल्प पे जाओगे? तो सोना सोना और आटा आटे। तो ऐसा है भाई, सोना का तो सोना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आटा का आटे थोड़ी इसका कोई बहुवचन होगा। विकल्प नंबर 4 सही प्रश्न संख्या 6 का आंसर है। क्योंकि देखो, अगर अपने को मान लो कि भाई 1 किलो आटा लेना है तो अपन भी आटा ही कहेंगे, 2 किलो आटा लेना है तो भी आटा ही कहेंगे, आटे थोड़ी कहेंगे 2 किलो आटे दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से प्रश्न संख्या 6 का चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलयान, जमीन और जुलूस। तो देखो, स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। तो जहाज अच्छा होता है मतलब पुल्लिंग, जलयान अच्छा होता है पुल्लिंग, जुलूस अच्छा होता है पुल्लिंग, जमीन अच्छा होता है, क्या नहीं, जमीन तो अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग का उदाहरण है फिर ये। तो 7वें प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? त्योहार, अधीन, पड़ोस और अंत्याक्षरी। तो देखो, अंत्याक्षरी, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अच्छे से देखिएगा कि भाई कोई मात्रा वात्रा तो गलत नहीं लग रही, या अब ये भाई शुद्ध अशुद्ध में यही तो देखना पड़ता है। तो साथियों, पड़ोस को बिल्कुल इसी प्रकार लिखते हैं, अंत्याक्षरी और अधीन। अधीन की बात करें तो बहुत सी जगह अगर ऐसा अधीन लिखा हुआ है, अधि प्लस इन बड़ी की मात्रा हो जाती है, तो फिर ये गलत है, ये राइट है, ठीक है। लेकिन त्योहार में शब्द जो है, त्योहार शब्द में डबल मात्रा नहीं लगती है, सिंगल ही मात्रा लगती है साथियों। तो ये त्योहार शब्द क्या है? फिर वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। पहला विकल्प प्रश्न 8 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय और अनाहुत। तो भाई देखो, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, अनाहुत तो होगा नहीं भाई, अनाहुत तो जिसको बुलाया न गया हो वो है अनाहुत। लेकिन जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, इसको हम अप्रत्याशित कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। कि हमें आशा ही नहीं थी फिर भी वो चीज़ हो गई, अप्रत्याशित। कई बार हारे हुए मैच जीत जाते हैं ना, अप्रत्याशित जीत हुई, जिसकी पूर्व में कोई आशा ही नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 9 में दूसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 है, उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है। कमल और पत्थर, उपला और कमल, पत्थर और कमल, और उपला और पत्थर। तो देखो, एक तो है शब्द उपल और एक है उत्पल। तो इनमें से एक उपल का मतलब क्या होता है और उत्पल का मतलब क्या होता है? साथियों, एक उपल का मतलब तो पत्थर होता है और एक इस उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। तो पत्थर और कमल कौन से विकल्प में दे रखा है? तीसरे विकल्प में। यही आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम होगा अनुमीलन, निमीलन, अवमिलन और मिलन। तो देखो, उन्मिलन एक शब्द है, इसका विलोम उल्टा आपको देखना है। और उन्मिलन शब्द का अगर हम विलोम देखें तो उन्मिलन का विलोम क्या रहेगा? निमिलन रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 12 है आपके, केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य,
किरण और दिशा। तो इनमें से केतु का जो पर्यायवाची शब्द आपको दिखे, भाई केतु का अर्थ किससे लिया जाता है? आचार्य, दिशा या किरण से नहीं। केतु का मतलब किससे लिया जाता है? झंडे से लिया जाता है। जो ध्वज होता है ना, ध्वज, ध्वज है, झंडा है, केतु है, एक ही चीजें हैं ये। विकल्प एक आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहे। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। राम तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम, दौड़ता, तेज और कोई नहीं। तो भाई क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे। तो भाई क्रिया क्या है? दौड़ना, और इसकी विशेषता क्या है? तेज। मतलब दौड़ किस रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ क्रिया विशेषण क्या रहेगा? तेज शब्द। तेज कौन से विकल्प में दे रखा है? तीसरे विकल्प में। तो तीसरा ही विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम पढ़ता नहीं है, यह अध्यापक से पढ़वाते हैं और अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पर स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाया जाए, वही क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो पिता उसे पढ़ाते हैं, राम पढ़ता नहीं है, यह अध्यापक से पढ़वाते हैं और अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो तीसरा चौथा तो बिल्कुल दिख ही रहा है। अब साथियों, अगर पिता उसे पढ़ाते हैं और राम पढ़ता नहीं है, तो अब यहाँ आपको ये देखना है कौन सा विकल्प पे जाओगे आप? तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ये प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित नहीं है, क्योंकि राम पढ़ता नहीं है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ हो रही है? विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, मैं जो ही वहां पहुंचा वह चला गया, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। देखो, विशेषण उपवाक्य जो मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित संज्ञा आश्रित मिश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित मिश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित मिश्रित उपवाक्य। तो जो वाक्य मिश्र वाक्य है और वो किससे जुड़े हैं, तो वो कौन से किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा आश्रित मिश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर ये विशेषण उपवाक्य पूछ रहे हैं, तो ये तो गलत। साथियों, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, जो से इत्यादि, जो, जिसे, जिसने इत्यादि से अगर वाक्य चालू हो रहा है और आश्रित उपवाक्य पूछे तो वो अधिकतर विशेषण उपवाक्य में आता है। और यहाँ भी इसका आंसर क्या रहेगा? दूसरा ही विकल्प। 15वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। भाई मयंक सुंदर है, उसके बाद आपके कोमा लग रही है, फिर वह हंसमुख भी है, ये 2 अलग अलग वाक्य करके दे रखे हैं, उनको जोड़ नहीं रखा है। अब आपको इन दोनों वाक्यों को सरल वाक्य में बनाना है, तो कैसे बनेगा? पहला विकल्प, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। दूसरा है, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी। तो भाई देखो, अगर मैं आपको बताऊं, 2 अलग अलग वाक्य है, कर्ता एक ही है और अलग अलग कर्ता के बारे में 2 चीजें बताई जा रही है और बीच में शब्द आ रहा है, तो फिर वो सरल का उदाहरण हो जाता है। जैसे मयंक सुंदर और हंसमुख है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, तो ये लेकिन अलग अलग कर दिया ना। मयंक सुंदर और हंसमुख दोनों चीजें एक साथ बताई इसमें जा रही है। इस वजह से आपके जो तीसरा विकल्प है 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? छात्र, कमल, हाथी और त्रिशूल। तो देखो, क की तो शुरुआत क तो पहले आ रहा है, फिर छात्र की शुरुआत 6 से हो रही है, अब हाथी या त्रिशूल। तो मैं आपको बता दूं, क और 6 ये तो सबसे अंत में नहीं आएंगे। अब अगर कोई हाथी पे जा रहा है तो आपका आंसर गलत हो गया, या त्रिशूल पे जा रहा है तो आपका आंसर गलत हो गया। क्या लगता है आपको? तो साथियों, अगर आप त्रिशूल पे जा रहे हैं तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि सबसे अंत में क्या आएगा? हाथी। अब आप कहोगे कि सर त्रय तो सबसे बाद में आता है, त्रय के बाद में ये आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, त्रय शब्द का निर्माण तय प्लस रे से हुआ है, अर्थात ये तय तो पहला आ रहा है, इसमें किससे? है से भी पहला आ जाता है। इस वजह से इसमें सबसे अंत में शब्दकोश के क्रम में हाथी लिखाई में आएगा, न कि त्रिशूल। विकल्प आपके जो 3 है 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ऐसे प्रश्नों को हम कई बार क्या अधिकतर गलत ही करते हैं, तो प्रश्न को समझने की जरूरत है। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ जो रेखांकित पद है वो कौन सा है? आपने। ये मैंने अलग से इसको रेड कलर में कर रखा है। देखो, अगर आप यहाँ पर आपने जो शब्द है, मैं आपने शब्द की नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की कह रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इसको मध्यम पुरुषवाचक पे ले जा रहे तो आपका आंसर गलत। संबंध तो इसका होगा नहीं। निज या अन्य, तो साथियों निज तो होगा नहीं। इसका जो सही आंसर है, मुझे पता है अधिकतर जो बच्चे हैं इसमें मध्यम पुरुषवाचक पे जाओगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक मतलब जो वहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है। उनकी बात की जा रही है साथियों, ठीक है, अपनी बात नहीं की जा रही, उनकी की जा रही है। किसी तीसरे अन्य की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। संख्या 19 को देखेंगे। सेसव संज्ञा शब्द है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और पदार्थवाचक। तो अगर हम बात करें सेसव शब्द की, सेसव शब्द का जो निर्माण है ये हुआ है शिशु शब्द में। जब हम अ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? सेसव बन जाता है। अर्थात ये जातिवाचक से क्या बन रहा है? भाववाचक बन रहा है। तो फिर ये सेसव शब्द कैसा संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द। विकल्प नंबर 1 आपके 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो साथियों अगर आपको तत्सम शब्द देखना है तो तेल, करोड़ और पीपल ये तीनों ही तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि जो दिन शब्द है, दिन एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20 का चौथा विकल्प सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? मनोहारिन, नमकीन, योगीन और ग्रामीण। तो जो इन प्रत्यय के योग से जो शब्द नहीं बना है, अब अगर आप चौथे विकल्प पे आ रहे हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ग्रामीण, आप सोच रहे हो कि यार इन में तो पाचे न आना चाहिए, इसमें तो ना आ रहा है। तो ऐसा नहीं, जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो न का न, जैसे राम प्लस अयन रामायण, न का न हो रहा है ना उसमें, उसी प्रकार से। तो ग्रामीण में, नमकीन में और युगीन में तीनों में ही इन प्रत्यय लगा हुआ है। देखो इन में बड़ी ई लगी है साथियों, और ये जो मनोहारिन है इसमें तो छोटी की मात्रा लग रही है रे में, इस वजह से इसमें इन प्रत्यय नहीं है। तो 21वें प्रश्न का जो पहला विकल्प है आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ेंगे। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और आविर्भाव। तो आविर्भाव में तो आविर एक अव्यय लगा हुआ है, अलम प्लस कार अलम लगा हुआ है, तिरह प्लस भाव इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं है, और पर्यावरण जो शब्द है ये बना हुआ है परि प्लस आ प्लस वर्ण बराबर शब्द क्या बन जाता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण में परि और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। विकल्प नंबर 1 आपके जो है 22वें प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे। इकलौता शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु। तो इकलौता एक ही है जो साथियों, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौथा विकल्प 23 का सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्रश्न कैसे लगे और समझाने का जो तरीका है वो कैसा लगा आपको। तो 24वां प्रश्न, सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। किम प्लस वा किंवा, अभी प्लस शेख अभिषेक, राम प्लस आयन रामायण और सम प्लस तोष संतोष। तो देखो किंवा का जो संधि विच्छेद है किम प्लस वा, बिल्कुल व्यंजन संधि हो रही है। अभी प्लस शेख अभिषेक बनता है, व्यंजन संधि हो रही है। राम प्लस आयन नहीं, राम प्लस अयन क्या होता है? राम प्लस अयन बराबर शब्द बनता है रामायण। और सम प्लस तोष संतोष ये भी हो रहा है सही। तो कौन सा जो है वो सही संधि का उदाहरण नहीं है? विकल्प नंबर 3, तीसरा विकल्प 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों कमेंट जरूर करके जाइए, और साथ ही ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में ही मैंने पिन कर रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके रीट पात्रता परीक्षा की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हो। देखो 25वां प्रश्न है, वह व्यंजन है उष्म, अंतस्थ, महाप्राण और अघोष। तो
य, र, ल और व, ये चारों ही जो वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर है। तो ये हिंदी व्याकरण का पेपर नंबर 3 कंप्लीट होता है। 25 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। जल्द ही मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में।